एपिसोड 27। रेहाना का घर। रोनित ने मिस्टर चौहान से पूछा क्या हुआ उस दिन और उसके एक हफ्ते बाद। मिस्टर चौहान थोड़ी देर शांत रहे और फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, सरिता तुम अंदर जाओ, चाय और डिनर की तैयारी करो। सरिता बिना कुछ सवाल जवाब करे अंदर चली गई। रोनित सबको नोटिस कर रहा था। तभी रोनित के फोन में रोशनी का फोन आया। रोशनी बोली, रोनित कहाँ हो? आशमी भी तुम्हारे साथ है? रोनित बोला, हाँ बुआ, आशमी मेरे साथ है और हम लोग रेहाना के घर हैं, उसको छोड़ने आए थे। शौर्य भी यहीं आ रहा है। रोशनी बोली, डिनर के लिए इंतजार कर रही हूँ, कब तक आओगे? रोनित बोला, बुआ आप डिनर कर लो, थोड़ी देर में शौर्य घर आ जाएगा आशमी को लेकर। मैं आज नहीं आऊंगा, कुछ काम है। रोशनी बोली, लेकिन। तभी रोनित बोला, बुआ काम जरूरी है और हाँ तब तक आप मायरा को बुला लो, अकेले मत रहना। रोशनी ओके बोलकर फोन कट करती है। चौहान बोला, ये रोशनी बेटी है? रोनित बोला, हाँ। फिर बोला, आप कृपया बताएं उस दिन क्या हुआ? चौहान जी बोलना शुरू करते हैं। फ्लैशबैक। स्वाति, इमली और रीमा बहुत गंभीर बात कर रहे थे। तभी स्वाति के फोन पर कॉल आई। हमारे साथ हाथ मिला लो। स्वाति एक गुस्से और कड़क आवाज में बोली, तुम जैसे घटिया लोगों की पूरी दुनिया को पता लगनी चाहिए और जो चीज तुम्हें चाहिए वो कभी नहीं मिलेगी। तभी एक फायरिंग की आवाज आए। वो सब लोग डर गए और अंदर से सारे आदमी बाहर आए, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। स्वाति ने कहा, चिंता की बात नहीं है, आसपास जंगल है, कोई शिकार करने गया होगा। दादाजी बोले, स्वाति बेटा जंगल काफी दूर है यहाँ से। लेकिन स्वाति ने बात काट दी। स्वाति ने इमली और रीमा से कहा, देखो तुम दोनों को जो कुछ पता है इस बारे में, ये किसी को नहीं पता लगना चाहिए। फिर स्वाति ने सरिता को बुलाकर इतना कहा, आगे मेरे बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जब तक वो 22 साल की ना हो जाए। इतना कहकर उसने सरिता को भेज दिया। उसके बाद भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बच्चों की जिद के कारण से सारे बच्चों को स्वाति के घर ही रहने दिया। तभी रात 3 बजे के आसपास घर में फायरिंग की आवाज आने लगी। सब लोग घबरा गए सिवाय स्वाति और इमली के। उस समय घर में स्वाति, इमली, मिस्टर चौहान, सरिता, बच्चे और दादाजी थे। स्वाति ने और इमली ने भी काउंटर अटैक शुरू कर दिया। सब बच्चों को स्वाति दूसरे कमरे में ले गई। उसके अटैच्ड रूम में केरोसिन तेल की बड़ी बड़ी बोतल थी, उसमें गोलियां लगने से आग लग गई और स्वाति को एक गोली लग गई। तभी स्वाति ने बच्चों को दूसरे रूम में जाने को कहा। वर्तमान स्थिति। रोनित अचानक बोला, हाँ ये मुझे याद है, वो कमरा बहुत अंधेरा था, हम सब बहुत डर गए थे। तभी एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा रिंकी को लगा, वो बहुत तड़प गई। उसको बचाने के लिए आनी का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। एनी सेफ थी, लेकिन रिंकी के कमर में वो जलती हुई लकड़ी का एक हिस्सा उसकी कमर में लगा। मैंने उसके कमर से जल्दी से वो हटाया और वो आग की लकड़ी मेरी पीठ में लगी। लेकिन फिर अचानक हम सब लोग कहीं गिर गए। उधर मेरे साथ रूद, बाकी वो सब लड़कियां कहाँ गायब हुई आज तक पता नहीं लगा। रोनित बोला, अंकल उसके बाद क्या हुआ था? श्री चौहान बोले, फ्लैशबैक। जिस कमरे में तुम दोनों गिरे थे वो जमीन के अंदर एक खुफिया रूम बनाया था इन्हीं चीजों से बचने के लिए, और अंदर से सुरंग थी जी बाहर रोड में मिलती थी। लेकिन जहाँ वो 3 बच्चियां थी वो जगह एक तरफ खाए और एक तरफ कुआं वाली स्थिति थी। सामने 3 दरिंदे आदमी उन बच्चों की तरफ आ रहे थे और पीछे जलता हुआ घर। तभी वहाँ इमली आए और उसने उन 3 आदमियों को गोली मार दी। लेकिन उस समय 2 आदमी इमली को मारने के लिए पीछे से हमला करने आए और रिंकी और अनी ने एक पत्थर उठाया और उनके सिर में मार दिया। उन आदमियों का सिर से खून आने लगा कि तभी एक आदमी ने अनी और रिंकी को दूर फेंक दिया, जिससे उन दोनों के सर में चोट आ गई और वो दोनों बच्ची बेहोश हो गई। आरती और इमली को एक आदमी ने गन पॉइंट में रखा और कहा, जल्दी बता वो सारे सबूत और वो खजाना कहाँ है? फ्लैशबैक एंड रोनित बोला, उसके बाद क्या हुआ? चौहान की आंख में आंसू थे। वो बोले, आरती मैम ने हम लोगों को पहले ही इशारा कर दिया था बाहर जाने का और उसके 10 मिनट बाद पूरा घर में धमाका हो गया और सब जल के राख हो गए। पूरे घर में शांति थी। रोनित की आंखें भीगी हुई थी। फिर उसने पूछा, और रिंकी, आनी, पिंकी कहाँ है? रोनित मन में प्रार्थना कर रहा था कि बस सब सही सलामत हो, लेकिन उसको डर लग रहा था कहीं चौहान अंकल कुछ ऐसा न बोल दे जो वो बर्दाश्त न कर पाए। श्री चौहान बोले, रोनित बाबा, जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन तुम्हें और रुद्र को अस्पताल में भर्ती कराया था। मुझे और सरिता को भी मेडिकल ट्रीटमेंट दी थी और उसके अगले दिन आरती मैम और इमली मैम की बॉडी जलाने के साथ 3 छोटी छोटी बच्चियों की कब्र बनाई थी। अगले दिन ही तुम्हारी और रुद्र के दादा दादी रीमा लोग के साथ आरती और इमली माँ का अंतिम संस्कार किया और 13 दिन तक शोक मनाया। सब कुछ खत्म हो गया था। रोनित बोला, नहीं अंकल, मेरी रिंकी नहीं मर सकती, मेरा दिल नहीं मानता ये सब। श्री चौहान बोले, तुम थोड़ा पानी पी लो। रोनित ने पानी नहीं पिया और बोला, प्लीज अंकल, मेरा दिल नहीं मान सकता ये।
मिस्टर चौहान बोले, उस दिन के बाद हम सबको भी यही लगा, लेकिन तब तक हम सब शोक मना रहे थे रायजादा परिवार में। तभी मुझे एक कॉल आए। कॉल तुम्हारे दादाजी का था। उन्होंने मुझे चुपके से एक जगह बुलाया और कहा घर में किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। मैंने उनके कहे अनुरूप वो जगह पहुंच गया। घर के सब लोग दुखी थे तो किसी का ध्यान मुझ पर नहीं गया। मुझे करीब 1 घंटे लगा वहां पहुंचने में। वहां की जगह काफी डरावनी थी, मानो वहां कितने सालों से कोई नहीं रहता होगा। मैंने अंदर एंट्री करा और अंदर एक दरवाजा था। मैंने उसको खोला। अंदर काफी बेकार सामान था, टूटी हुई अलमीरा, टेबल कुर्सी, धूल मिट्टी। मैं फिर भी अंदर गया और जब काफी अंदर गया तो वहां का सीन देखकर हैरान हो गया। दूसरी तरफ दिल्ली में रायजादा परिवार डिनर कर रहे थे। तभी रीमा बोली, पापा आप कल न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे हो क्या? दादाजी बोले, हाँ बेटा। तभी राजवीर बोला, अचानक न्यूयॉर्क क्यों? तो दादाजी बोले, अचानक कब गया न्यूयॉर्क, तुम्हें तो पता ही होगा मैं हर साल जाता हूँ, वहाँ भी हमारा बिजनेस है। अब तुम्हें कुछ खबर नहीं रहती तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक काम करो राजवीर, इस बार तुम भी चलो। राजवीर इस बात से परेशान हो गया और बोला, नहीं यहाँ पर रौनक भी नहीं है। इस पर दादाजी बोले, उसको टेंशन मत लो, अमर है यहाँ, बिजनेस भी देख लेगा और फैमिली भी। तभी अमर आता है और बोलता है, जी दादाजी आप बेफिक्र रहिए, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। तभी राजवीर बोला, बिल्कुल नहीं, ये अनाथ और बाहर का है, इस पर कैसे यकीन करें, कहीं इसने सब कुछ अपना नाम कर दिया था तो। तभी एक जोर का थप्पड़ की आवाज रायजादा महल में गूंज गई। कोमल ने राजवीर को कस के थप्पड़ रसीद कर दिया था और बहुत गुस्से वाले स्वर में बोली, आज आखिरी बार ये अमर के लिए अनाथ शब्द सुन लिया। आज के बाद ये शब्द जुबान पर नहीं आना चाहिए। लेकिन अमर को अपने लिए अनाथ शब्द सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ यूँ बोलो, उसने अपने आप को कभी अनाथ महसूस ही नहीं करा। राजवीर गुस्से से अमर को घूर कर वहां से चला गया। तभी अमर बोला, दादाजी कल मिशा आ रही है। दादी बोली, ऐसे अचानक? सब ठीक है, अमर बोला। दादी, उसको यहाँ की बहुत याद आ रही थी। दादी के चेहरे में मुस्कान थी, वही घर के बाकी लोग भी खुश थे। दादी बोली, कितने बजे आएंगी? अमर बोला, कल दादाजी की फ्लाइट सुबह 9 बजे की है और उसकी भी 10 बजे। दादी बोली, मैं भी चलूंगी कल तेरे साथ तेरे दादाजी को छोड़ने। अमर बोला, ठीक है दादी। लंदन, रूहान को एक फोन आया और वो चौंक गया। दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, क्या रूहान तुझे जरा सी भी उस लड़की की चिंता नहीं जो उसे छोड़कर यहाँ आ गया? रूहान बिना कुछ सोचे पीहू के घर की तरफ दौड़ा। आज गाड़ी की स्पीड इतनी थी मानो उसको रास्ते में आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने 1 घंटे की दूरी सिर्फ 20 मिनट में पूरी कर दी थी। जैसे ही वो पीहू के घर के पास आया वहां का सीन देखकर चौंक गया। गेट से लेकर अंदर कमरे थे, उसके बॉडीगार्ड की लाश थी। रूहान पहली बार घबरा रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि क्यों वो ये चाल नहीं समझ पाया। जैसे ही वो अंदर गया उसको दूसरा शॉक मिला और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। रुद्र के घर। रुद्र ने अपने पापा के डिजाइन देखकर उसको यकीन नहीं हुआ। दादी से पूछा, दादी आपने कभी बताया नहीं? दादी बोली, तेरे पापा तेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, जानते हो रुद्र, तेरे पापा ने ये डिजाइन कॉलेज टाइम से बनाता था, वो भी सिर्फ तेरी माँ के लिए। लेकिन उसने ये डिजाइन किसी को भी नहीं दिखाया और इसमें से कुछ डिजाइन के आभूषण तेरी माँ के लिए बनाए जो लॉकर में है। रुद्र बोला, दादी पापा को कितना कुछ आता था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। दादी प्यार से मुस्कुराए और बोली, रुद्र ऐसा नहीं है, तेरे पापा को ये ड्राइंग वगैरह बचपन से पसंद नहीं थी, लेकिन जब तेरी माँ उसकी जिंदगी में आई तो उसको एक पैशन मिला। वो खुद निशा के लिए अपने प्यार को साबित करने के लिए डिजाइन बनाना था। दादी बोली, तू खुद सोच कौन ऐसा है जिसके लिए तू दुनिया की सबसे कीमती और अलग डिजाइन देखना चाहता है। बस जिस दिन वो कड़ी मिल गई तुझे तो तू अपने पापा से भी बेहतर डिजाइनर बनेगा, ये मैं जानती हूँ। इतना बोलकर दादी वहां से चली गई। दादी के जाते ही रुद्र ने आंखें बंद करी तो उसको अहाना का चेहरा दिखा और उसके चेहरे में मुस्कान आ गई, लेकिन कुछ ही पल में वो मुस्कान चली गई जब उसको आनी का ख्याल आया। दूसरी तरफ राहुल ने मायरा को घर छोड़ा और जब मायरा ने उसे कहा कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी को दिक्कत हो क्योंकि मानिक और उसके पापा लोग बहुत खतरनाक हैं, तो राहुल ने मायरा को बोला कि वो शायद उसको नहीं जानती और मायरा को अपने फोन में एक वीडियो दिखाए, जिसे देखकर मायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वीडियो में मानिक एक अंधेरे कमरे में रस्सियों से बंधा था और 5 मिनट में कोई उसको चाबुक से मार रहा था, जिससे उसकी चीखें निकल रही थी। राहुल बोला, ये सजा उसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू लाने के लिए। मायरा बोली, ये सब क्या है? राहुल बोला, क्या आपके पास इंटरनेट है? अगर है तो रुद्र शेखावत और राहुल सक्सेना को खोजें। इतना कहकर राहुल मायरा के होठों में सॉफ्ट किस करते हुए बोला, सब ठीक कर दूंगा, और वहां से चला गया। मायरा उसको जाते हुए देखती रही। इस वक्त मायरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये सब क्या हुआ।
वो मानिक को पसंद नहीं करती थी, लेकिन ये सजा, ऐसा उसने नहीं चाहा था। तभी मायरा के फोन में रोशनी की कॉल आती है और कॉल अटेंड करके वो रोशनी के घर के लिए निकलती है। रेहाना के घर। रौनक बोला, प्लीज काका बताओ वहाँ आपने क्या देखा। मिस्टर चौहान बोले, वहाँ पर एक मिनी हॉस्पिटल था जहाँ पर 2 बच्ची बिस्तर में लेटी थी। सर में चोट लगने से उन बच्ची को कुछ याद नहीं था, और जब मैं अंदर गया तो तुम्हारे दादाजी ने मुझे एक पत्र दिया। उसने लिखा था, अंकल मेरी बेटी रिंकी और आनी आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। मैं इनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। उन घटिया लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना हमारे देश के युवा बच्चे मौत के घाट उतर जाएंगे। हमारे देश के ही बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो बिक चुके हैं। आप चौहान काका और सरिता काकी को हमारी बच्ची की जिम्मेदारी दे दो जब तक वो 22 साल की ना हो जाए, फिर उसके बाद आप जानते हो क्या करना है। रौनक बोला, काका प्लीज मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कौन से राज है जो आरती मैम बात कर रही जो रिंकी और अनी के 22 साल तक होने तक इंतजार कर रही है, और ये रेहाना कौन है फिर। मिस्टर चौहान बोले, रौनक बाबा वो राज मुझे भी नहीं पता, सिर्फ तुम्हारे दादा दादी जानते हैं। और हाँ रेहाना ही रिंकी है, लेकिन उस बच्ची को नहीं पता कि वो रिंकी है तुम्हारी बचपन की दोस्त। रौनक ये सुनकर खुशी के आंसू छलक गए और बोला, लेकिन काका उसका नाम क्यों बदला। मिस्टर चौहान बोले, बेटा वो स्वाति की बेटी है, पूरी दुनिया उसकी जान की दुश्मन है, और क्यों है ये सिर्फ तेरे दादा दादी जानते हैं। तभी रौनक बोला, पिंकी कह रही है